सो कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में जानने से पहले आई जस्ट वांट टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट anecdotes or real anecdotes. There is one very prominent UK historian, UK legal constitution historian, Sir Ivor Jennings. उनको 1951 में मद्रास यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया था और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप उस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि तब तक लगभग हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल का हो चुका था। अब जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखी लॉ डिपार्टमेंट में मद्रास यूनिवर्सिटी में, तो उनका एक बड़ा कमेंट था विच इज a very little bit a negative type of comment on Indian Constitution, that Indian Constitution is too large, too cumbersome, too complex. कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, कम्बरसम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। दैट वाज हिज कमेंट। बट नाउ वी कैन सी, इवन आफ्टर द कमेंट ऑफ द ग्रेट आइवर जेनिंग, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूसली एग्जिस्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ सस्टेन और फ्लरिश और हो रहा है। 75 ईयर, वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आयरनी ये है कि सर आइवर जेनिंग्स को कुछ समय बाद सीलोन, जिसे आज हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दिया गया, और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो मुश्किल से 10 या 15 साल चला। रिप्लेस करना पड़ा सीलोन के कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप ऐसा क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके कारण हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 75 साल से न सिर्फ सस्टेन हो रहा है बल्कि फ्लरिश हो रहा है अच्छे तरीके से। और इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा इसकी ड्राफ्टिंग में, और इसकी जो ड्राफ्टिंग है उसको ड्राफ्ट करने वाली एक असेंबली, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, उसकी वर्किंग, उसके पैटर्न्स, उनकी मेथोडोलॉजी में हमें आंसर मिलेगा कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 75 साल से अच्छे से सस्टेन और फ्लरिश हो रहा है। एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट किया गया है, बट आई मस्ट से इट इज नॉट एडॉप्ट, इट इज एडेप्टेशन। फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक स्टेटमेंट यहां पर नीचे जस्ट मेंशन किया है। आप एक स्टेटमेंट देख रहे होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट एडेप्टेशन नॉट एडॉप्शन। हम जैसे सर आइवर जेनिंग ने क्या बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने बाहर से एडॉप्ट किया है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं चलेगा। बट सर आइवर जेनिंग्स ये भूल गए कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसी असेंबली थी, जिन्होंने अपने स्किल्स से, जिन्होंने अपने नॉलेज से, जिन्होंने अपने इनोवेटिव मैथोडोलॉजी से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वर्ल्ड भर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है, उसको एडेप्ट किया, नॉट एडॉप्ट किया। एडेप्टेशन का मतलब यह है कि आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेते हो और हमारी सर्कमस्टांसेस जो डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाइड और एकोमोडेट करके आप उसको फंक्शनलाइज करते हो या ड्राफ्ट करते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आप आज, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल जो वर्ल्ड भर में जो बेस्ट प्रिंसिपल्स है उनको आपने हमारे यहां लिया, उनको बोरो किया और फिर उसको एडेप्ट कर दिया उसे इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। और जब आपने ये प्रोसेस किया एडेप्टेशन का, उस समय आपने कुछ टूल्स यूज किए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दे हैव यूज सम टूल्स सो दे कैन एडेप्ट those all fundamental principle in according to the Indian circumstances। और आपने ये जो टूल्स यूज किए, इन टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कॉन्टेक्स्ट, यानी आपने कॉन्टेक्चुअलाइज किया इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपने कुछ स्पेसिफिक वोकेबुलरी, कुछ स्पेसिफिक ग्रामर यूज की, आपने रीडिंग्स के कुछ नए पैटर्न्स एम्प्लॉयड किए, डिवाइस किए। ये सारे टूल्स एक ऐसी असेंबली ने डिवाइस किए, डिराइव किए या उसको एम्प्लॉयड किया, यूज किया, जो अपने आप में पूरी तरीके से डाइवर्स थी। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें इंडिया के बेस्ट स्कॉलर्स, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, बेस्ट लीगल एक्सपर्ट्स शामिल किए गए, और उन्होंने अपनी वो जो सारी स्किल्स कि कैसे एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को एडेप्ट किया जाए,
कैसे वर्ल्ड भर के बेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एकोमोडेट किया जाए, ये सारे जो बेस्ट मेथड्स है वो उन्होंने एम्प्लॉयड किए और अकॉर्डिंगली उन्होंने एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। दिस इज द रीजन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 75 साल से न सिर्फ सस्टेन हो रहा है बल्कि फ्लरिश हो रहा है। ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी और ड्राफ्ट करते समय फॉर द बेटर रिजल्ट, फॉर द सस्टेनेंस एंड फॉर द फ्लरिशमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव यूज्ड some tools like context, second vocabulary and grammar, third important one is a reading patterns। और इन टूल्स को यूज करके उन्होंने एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अब जबकि हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वी मस्ट ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस टूल्स। हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए इन सारे टूल्स की, इनको कैसे टूल्स को यूज करना है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सेशन हम लोग इस सेशन में हम लोग प्रोसीड करेंगे। आई विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट टूल्स। इन एडिशन टू दैट देयर इज वन मोर एस्पेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिनको हम यूज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अंडरस्टैंड या कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज अ कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। अब कॉन्टेक्स्ट जो है, संदर्भ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, किसी चीज के पीछे का एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, आप इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। सो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय इतने बेहतरीन तरीके से चीजों को ड्राफ्ट किया गया है और कुछ प्रोविजंस इस तरीके से ड्राफ्ट किए जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि वो आज भी अच्छे तरीके से आपकी हर सिचुएशंस को, हर प्रॉब्लम्स को डील करते आ रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट था, उन जो वेरियस कॉन्टेक्स्ट है, उनको एकोमोडेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीच में बड़ा अच्छी बात कही, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं, आपकी स्लाइड पे भी है। बिकॉज आई फील हाउ एवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, it may turn out to be bad, because those who are called upon to work it happens to be a bad lot, and however bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called upon to work it happens to be a good lot। सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से चले, तो आप इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना लिखा हो, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट की जानकारी नहीं है, यानी लोगों को आसपास के कॉन्टेक्स्ट की जानकारी नहीं है, तो कितना ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ क्यों ना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा। या दूसरे वर्ड्स में कहूं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा लिखा हो, लेकिन अगर लोगों को कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से चल सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर अंबेडकर जब ये बोल रहे हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर रीड अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल। सो आपके सामने मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 25। अगर मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि अनटचेबिलिटी वर्ड आर्टिकल 17 में है, अनटचेबिलिटी के मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है? अगर मैं ये क्वेश्चन रखता हूं तो बड़ा पॉपुलर आंसर आता है कि सर अनटचेबिलिटी मींस कि सो कॉल्ड अपर कास्ट जो है वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो बिहेवियर करती है, तब वो अनटचेबिलिटी कहलाता है। दिस इज द इंस्टांस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अगर मैं आपके सामने 1-2 केसेस और रखूं और मैं ये पूछूं कि क्या वो भी अनटचेबिलिटी के इंस्टांसेस है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक पर्सन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आ रहा है और दूसरा पर्सन जो कि अगेन सो कॉल्ड अपर कास्ट से आता है, 2 पर्सन है, दोनों अपर कास्ट से, सो कॉल्ड अपर कास्ट से है, और जो फर्स्ट पर्सन है वो एज में बड़े है, वो मान के चले कि सीनियर लॉयर है, और जो सेकंड पर्सन है वो एक जूनियर जस्ट एक इंटर्न है, और एक दिन जूनियर इंटर्न ने अपने बॉस के ऑफिस में गया और पानी भरने की कोशिश की, तब तक एकदम बॉस ने देख लिया और बोला कि तू, और एकदम से कमेंट किया, तू जूनियर हो के मेरे यहां से पानी कैसे भर सकता है, नॉट अलाउड टू टेक द वाटर फ्रॉम दिस वाटर टैंक ऑफ माइन, वाटर टैप ऑफ माइन, यू आर जूनियर, आपको आइसोलेट कर दिया गया। दिस इज वन केस। एक और केस ये है कि आप मान लीजिए किसी भी धर्म की कोई महिला है, वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश पाना चाहती है, एंट्री पाना चाहती है, और उसको रोक दिया जाता है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एक औरत को।
क्या ये दोनों केस अनटचेबिलिटी के केस होंगे? यस। आपको बड़े सुन के थोड़ा सा अचरज होगा, क्योंकि हमने पॉपुलर परसेप्शन हमारे सामने ये है कि अनटचेबिलिटी डिराइव ओनली द रूट कॉज ऑफ अनटचेबिलिटी इज कास्ट। यस, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, बट इवन हेरारकी, जो सेकंड केस मैंने आपको बताया हेरारकी का केस है, सीनियर और जूनियर। इवन थर्ड केस जेंडर, जिसमें आपको जेंडर के बेस पे आपको आइसोलेट या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, दीज ऑल मे बी द आल्सो द केस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, जेंडर इज वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, हायरार्की इज वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को पता था कि समय के साथ जब कॉन्टेक्स्ट बदलेंगे, संदर्भ बदलेंगे, तब हो सकता है अनटचेबिलिटी के मीनिंग्स भी बदल जाए। और ये आज अनटचेबिलिटीज के मीनिंग ये हो सकता है, आज से 50 साल बाद अनटचेबिलिटी के और मीनिंग इंस्टांसेस हमारे सामने आ सकते हैं, पॉसिबल है ये। और इन सारे केसेस को अनटचेबिलिटी में इंक्लूड करना ही पड़ेगा हमें। और अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको हेल्प मिलेगी आर्टिकल 17 से। और आर्टिकल 17 अलाउ करता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पैदा होने वाली अलग अलग तरह के अनटचेबिलिटी के इंस्टांस may be considered, yes, they may be considered as an offense and that should be punishable। अगर आप आर्टिकल 17 को, अब आप आर्टिकल 17 को देखिए। आर्टिकल 17 में मैंने बोल्ड करके एक वर्ड डाला हुआ, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन एंड इट इज पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड किया। कैसे? अनटचेबिलिटी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। आप लोग देखिए, आपकी पीपीटी पे दिख रहा होगा आर्टिकल 17, it puts into double inverted comma। double inverted comma means that this word has to be read in accordance with the context। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 17 की ड्राफ्टिंग की है, एंड वी शुड रीड आर्टिकल 17 in reference to the context। I am taking one more example, article 25, and this is the article 17 में जो अनटचेबिलिटी वर्ड है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज द वेरी रेयर एग्जांपल जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा। वेरी रेयर एग्जांपल। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी इस पे बहुत अच्छा एक उन्होंने आर्टिकल लिख रखा है, इट्स न्यूज़पेपर में, द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग को और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से रीड करने के लिए, और वो आपको रिफ्लेक्ट होता दिखता है आर्टिकल 17 के वर्ड अनटचेबिलिटी में। डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही है कि इस वर्ड को आपको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सो आपके विभिन्न जो वेरियस कॉन्टेक्स्ट है उन सबको इंक्लूड कर लेगा ये आर्टिकल 17 में डबल इन्वर्टेड। आर्टिकल 25 पे आइए। आर्टिकल 25 में जैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 25 कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मैं हाइपोथेटिकल केस आपके सामने रख रहा हूं कि मान लीजिए एक आप लॉयर है और आपके स्टेट में एक लॉ बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन को फोर्सफुली या डिसिटफुली या कोई भी प्रलोभन देके या कुछ लालच देके अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये ऑफेंस होगा, और कन्वर्ट करने वाला या फिर असिस्ट करने वाला या इस तरह का सरमन उपदेश देने वाला उन सारे पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर होगी और क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट हो सकती है। मान लीजिए आपके स्टेट में ये लॉ बना हुआ है। अब ऐसे में ऐसा मान के चलिए कि भाई आप लॉयर हो और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन है जो मान लीजिए एक रिलीजन से आते हैं, और जस्ट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन ले रहे हैं, मान लीजिए वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और उनके घर पे हर 7-8 दिन में वो एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स करती है जिसमें सब रिलीजन के उसके अड़ोस पड़ोस के लोग आते रहते हैं। अब हुआ ये कि भाई वो जो पर्सन है उनके घर पे कुछ क्रिश्चियंस रिलीजियस जो गुरु या रिलीजियस जो हेड है, क्रिश्चियन मिशनरीज है जो फॉरेन में रहते हैं, वो भी आते रहते हैं प्रॉपर लीगल तरीके से, पासपोर्ट वगैरह सब, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब आपके घर जिस दिन एक दिन इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, सोशल इश्यूज पे बात हो रही थी, तो उस दिन वो क्रिश्चियन मिशनरी भी आए हुए थे, तो उन्होंने उनके रिलीजन से रिलेटेड कुछ बातें कही, और वहां पे एक पर्सन जो हिंदू कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से वहां बैठे थे और वो कन्वर्ट हो गया अगले 2 दिन के बाद उनकी बात सुन के, मान लीजिए। इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने चूंकि उनके यहाँ लॉ था किसी पर्सन को अगर आप कन्वर्ट करते हो इस तरीके से लालच दे के या फोर्सफुली तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है, तो स्टेट ने एफआईआर लिखवा दी।
कि भाई ये जो पर्सन है जिसके घर पे मीटिंग हो रही है इज ऑल्सो क्रिश्चियन, और इनके जो रिलीजियस हेड है वो भी क्रिश्चियन है, उन दोनों का नाम है एफआईआर में। अब वो पर्सन आपके पास आया, बोले सर आप बचाइए, मैं तो एंटी कन्वर्जन लॉ अप्लाई कर दिया गया मेरे पे। तो नाउ सपोज इफ यू वेंट टू द कोर्ट रूम, आप इस एंटी कन्वर्जन लॉ की जो वैलिडिटी है इसको आप चैलेंज करोगे, या आप इस एफआईआर को क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, और आपका सामने जो स्टेट है उनका एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट ये रेज होता है कि सर हम लोग इस पर्सन जिनके यहाँ ये मीटिंग हुई है उनके अगेंस्ट भी हमने एफआईआर की है, और वो जो पर्सन जो रिलीजियस हेड थे ही वाज अ फॉरेनर, उनके अगेंस्ट भी की। तो आप कहोगे कि सर आपने फॉरेनर के अगेंस्ट क्यों की? चलो ठीक है, ये पर्सन जिसके घर पे हुआ वो थोड़ी देर समझ में आता है, आपने फॉरेनर्स के अगेंस्ट क्यों की? आप आपका आर्गुमेंट ये होगा कि सर इवन दैट फॉरेनर रिलीजियस हेड आल्सो हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सामने की तरफ से आर्गुमेंट आएगा कि नहीं सर उनको नहीं है इस तरह का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम नहीं देंगे। देन यू विल कोट आर्टिकल 25 वेयर इट इज क्लियरली रिटन that all person are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। न सिर्फ इंडियन सिटीजन बल्कि बाहर से आने वाला फॉरेनर्स को भी हिंदुस्तान की धरती पे ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। तो इस कायदे से ये बात ठीक बनती है कि इवन फॉरेनर्स कैन कम एंड दे कैन गिव द सर्मन, उनको भी फ्रीडम टू रिलीजन है प्रोपोगेट करने का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, सामने वाले ने फिर रेज कर दिया कि नहीं सर आर्टिकल 25 में जो पर्सन है इट डजंट इंक्लूड फॉरेनर, इट ओनली इंक्लूड द इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है लेकिन हम फॉरेनर्स को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग पर्सन जो वर्ड है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को इंक्लूड करता है। सब आप कहोगे नहीं सर, when our constitution makers have drafted the article 25, they have intention to include citizen plus non-citizen in person, and that can be understood with the help of the context। कैसे उन्होंने, आप बताओगे कोर्ट के सामने कि सर आर्टिकल 25 में जो पर्सन है वो सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों को इंक्लूड करता है। कैसे इंक्लूड करता है? क्योंकि सर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और आज भी ये स्थिति है कि हमारी जो कंट्री है वो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जो जिनका ओरिजिन इंडियन नहीं है, लेकिन आज वो हमारी जड़ों में और हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में अच्छी तरीके से जम चुके हैं। जैसे अगर सिंपल कहा जाए, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडिज्म है, ये इंडियन ओरिजिन के रिलीजन नहीं, लेकिन ये पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में है, यहां पे सेटल्ड हो चुके। अब ये सारे लोग जो इंडियन सिटीजन है, इनको हमने आर्टिकल 25 में ये बोल रखा है कि आप अपना रिलीजन अच्छे से प्रोफेस कर सकते हो। अब ये लोग अपना रिलीजन कब कैसे अच्छे से प्रोफेस कर पाएंगे? जब तक इनको कोई आके इनके रिलीजन के बारे में नहीं बताएगा, तब तक ये लोग अपना रिलीजन अच्छे से प्रोफेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ आपको इन रिलीजन इस्लाम अपार्ट एक्सेप्ट हिंदुइज्म, आपको बाकी जितने भी जो रिलीजन है उनको न सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना पड़ेगा, बल्कि इनके जो रिलीजियस हेड जो बाहर है उनको भी ये फ्रीडम देना पड़ेगा, ताकि वो लोग यहाँ आए, अपनी बात कहें, और वो नॉलेज जब आप इन रिलीजन वाले लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी तो वो एक्चुअली में अपने रिलीजन को अच्छे से प्रोपोगेट या समझ पाएंगे, तभी वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब तक मुझे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगा, इन रिलीजन्स के रिलीजियस हेड यहाँ पे नहीं है, वो फॉरेन में है, तो जब वो यहाँ आएंगे और अपनी बात रखेंगे, तभी मैं अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोपोगेट या उसको प्रैक्टिस कर पाऊंगा। सो इसके लिए आपको इन्हें भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आर्टिकल 20 इन दैट कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 25 हैज यूज्ड द वर्ड पर्सन्स। सो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, रीडिंग समझनी है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर मैनी constitutional articles which can be understood, which can be read and understood only with the help of this particular tool, that is a context. Now I am coming to the second important tool, that is a vocabulary and grammar. Again this is very important, जिसको हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, वोकेबुलरी एंड द ग्रामर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, they were, I must say, they those were the person who were very much acquainted with the vocabulary and grammar of the English, very much acquainted with that, deep knowledge, precise knowledge था उनको vocabulary और grammar का, और उन्होंने उस vocabulary और grammar का बेहतरीन यूज किया ड्राफ्टिंग में। और अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते
इनके प्रोविजंस को अच्छे से रीड करना चाहते हैं, तो हमें भी उस वोकेबुलरी और ग्रामर की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। आई एम जस्ट टेकिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल। आप सबको पता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कि भाई आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में सिंपली लिखा हुआ कि भाई आप जो स्टेट है वो अगर वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन अगर बनाना चाहता है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बनाइए। अब अगर आप 15 क्लॉज 3 में की लैंग्वेज देखें तो प्राइमा फेसी मेरे सामने एक चीज निकल के आती है कि भाई आप महिलाओं और बच्चों के लिए अगर आपको कुछ बनाना है स्पेशल प्रोविजन तो आप स्टेट बना सकते। अब जिसको ग्रामर या वोकेबलरी का कम नॉलेज है या उसको जो जो हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, उसकी तरफ से एक आर्गुमेंट रेज हो सकता है। क्या आर्गुमेंट रेज हो सकता है कि सर 15 क्लॉज 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो मान लीजिए स्टेट ने एक ऐसा प्रोविजन बनाया, कोई एक ऐसा लॉ बनाया जो महिला और बच्चों के लिए है बट उनके राइट्स को कर्टेल कर रहा है। मान लीजिए स्टेट ने कल को एक लॉ बनाया और उसमें ये लिख दिया कि आज से वर्किंग वुमेन जितनी है उनको 10 घंटे काम करना पड़ेगा और उनको 100 रुपए मिलेंगे दिन की, जबकि मेल जो वर्कर है उनको 10 घंटे काम करने के 500 मिलेंगे, और महिलाएं हैं उनके लिए स्पेसिफिकली लिख दिया है, स्पेशल लॉ है, स्पेशल प्रोविजन बना दिया कि महिलाओं को जो लॉ बनाना, महिलाओं के लिए जो वर्किंग कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको 100 रुपए दिन की मिलेंगे। स्पेशल प्रोविजन है ये भी। 15 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ऐसा स्पेशल प्रोविजन वुमेन्स के लिए बनाया जा सकता है। कहां लिखा हुआ है कि पॉजिटिव ही बनाना है, नेगेटिव भी तो बनाया जा सकता है। ये एक प्रिजम्पशन आ सकता है हमारे सामने 15 क्लॉज 3 की सुपरफिशियल रीडिंग से, बट जो जो ग्रामर को समझता है वो देखेगा 15 क्लॉज 3 में एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, और अगर आप डिक्शनरी में फॉर का मीनिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फॉर का मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द बेनिफिट ऑफ। वेरी ब्यूटीफुली दे हैव पुट दिस वर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को ये पता था कि हो सकता है कि कल को पर कोई भी कोई ऐसी गवर्नमेंट में भी आ सकती है, मे बी वेरी लीस्ट कंडीशन, फिर भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप अगर आप लोग ये देखें कि भाई हाँ ये जो आर्टिकल, ये जो 4 वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द बेनिफिट ऑफ। सो आप इन द इंटरेस्ट ऑफ और इन द बेनिफिट ऑफ का मतलब ये है कि आपको जो भी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए लॉ बनाने हैं वो इनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आप लोग बनाएंगे। जैसे आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन 15 क्लॉज 3 की मदद से, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट फॉर मैन एंड वुमेन 15 क्लॉज 3 की मदद से, वुमेन रिजर्वेशन बिल 15 क्लॉज 3 की मदद से, क्योंकि इन सब में महिलाओं की बेहतरी के लिए बात हो रही है। फॉर दिस इज द इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी। आप और देखिए, बिल्कुल जे एक्ट है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जितने भी एक्ट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ, कोई भी आप नेगेटिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15(3) ने स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन डाल दी इन द फॉर्म ऑफ फॉर, FOR। ऐसे ही आप आर्टिकल 15 क्लॉज 1 देखिए, क्लियरली लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के प्रति कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगा, स्पेशली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड पे आप स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका एक मीनिंग तो ये है कि आप इन ग्राउंड्स के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है, सर हम 15 क्लॉज 1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि कास्ट के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने तो सुना है कि कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दिया जाता है, वो भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है और उसमें कास्ट के बेस पे दिया जा रहा है। तो 15 क्लॉज 1 का वायलेशन तो नहीं है ये, बिल्कुल लग रहा है कि 15 क्लॉज 1 का वायलेशन है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ओनली कास्ट के बेस पे अगर आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हो, कोई भी तरह की पॉलिसी जो सिर्फ कास्ट के बेस पे बन रही हो, तो उसे आप अलाउ नहीं करेंगे, स्टेट उसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। ये क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो ऐसे में इस पॉसिबिलिटी को डाइल्यूट करने के लिए हमें 15 क्लॉज 1 में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली, उसको समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है कि आप ओनली कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई दूसरे ग्राउंड या
अगर आप ओनली को डाइल्यूट कर दो तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली। ओनली कास्ट के बेस पे नहीं हो सकता, लेकिन इस 15 क्लॉज 1 का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है, ओनली कास्ट के बेस पे नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकता है कि हाँ सर, अगर ओनली को डाइल्यूट कर दिया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो कैसे करेंगे आप लोग? हम लोग कास्ट को लेंगे, जैसे सपोज रिजर्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, आप कास्ट इट इज द ओनली फैक्टर, इसको लिया, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिए कुछ बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया, और अगर बैकवर्डनेस के सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया, और अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई हो गए इस पे, इस कास्ट पे, तो अब ये कास्ट ओनली कास्ट नहीं रही, नाउ इट चेंज इनटू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। अब इसमें ओनली कुछ नहीं रहा, नाउ इट इज नॉट ओनली कास्ट, इट इज चेंज इनटू social and educationally backward class. So now you can discriminate, और पॉजिटिवली आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि केवल कास्ट के बेस पे नहीं हो सकता। ठीक है, केवल को हटा दो, ओनली को हटा दो, कैसे? बाय पुटिंग सम क्राइटेरिया। हाँ, ये जरूर है, देखिए हर का, जैसे एक कास्ट है उस पर आपने क्राइटेरिया अप्लाई किए बैकवर्डनेस के, जैसे मंडल कमीशन ने कुछ बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया फिक्स कर रखे, आपने अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद आपको लगा कि बिल्कुल ये कास्ट में ये सारे क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो अब ये कास्ट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास हो गई, अभी ओनली कास्ट नहीं रही, तो इसको, इसके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। बट मान लीजिए आपने अप्लाई किया और इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो ये ओनली कास्ट रहेगा। अब आप रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो 15 क्लॉज 1 का वायलेशन होगा। ऐसे एग्जांपल बहुत है। आपने जैसे बीच में बिहार और हरियाणा में कुछ कम्युनिटीज थी जिन्होंने क्लेम किया था कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो क्राइटेरिया अप्लाई किए गए। क्राइटेरिया जब अप्लाई किया गया, इवन महाराष्ट्र में जब क्राइटेरिया अप्लाई किया गया, तो पता चला कि ये क्राइटेरिया तो इन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ कास्ट है, दे आर नॉट सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सो दे आर ओनली कास्ट। और ओनली अगर है जुड़ा हुआ तो उसमें आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, फिर वो अलाउ नहीं होगा। आपको ओनली को डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई द वर्ड ओनली हैज पुट इट ओवर हियर। आप इस चीज को समझिए, ग्रामर वोकेबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 एंड 245 क्लॉज 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप लोग अगर देखें कि जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आप सब लोगों के सामने रखूं, आप लोगों ने आप लोग इसको पढ़ते भी, आप लोग इसको देखते भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे यहाँ कुछ ऐसे लॉज हैं जो आप नोटिस कीजिएगा, वो सारे लॉज, जैसे जनरली ये होता है कि आपके जितने भी लॉज हैं उनका टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन जो है वो एप्लीकेबल है। अगर पार्लियामेंट्री लॉ है तो वो पार्लियामेंट हमारी पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है जनरली। लेकिन आप लोग नोटिस कीजिए, देयर आर सम लॉज जिनका जुरिस्डिक्शन या जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी होता है। देयर आर सम पार्लियामेंट्री लॉ, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, और उस इंडियन सिटीजन ने मान लीजिए हिंदुस्तान में शादी की, और शादी करके वो कुछ समय यहाँ रहे और फिर बाहर चले गए, और बाहर जाके उन्होंने एक और शादी कर ली। नाउ अगर आप आईपीसी, नाउ इट इज अ बीएनएस, आप बीएनएस या फैमिली लॉज, हिंदू फैमिली लॉज के जो स्टैट्यूट्स है उनको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा हुआ है कि ये जो सिचुएशन है इसको बाइगेमी बोला जाता है, बाइगेमी इज एन ऑफेंस। नाउ यू इफ यू वांट टू स्टार्ट ए ट्रायल अगेंस्ट हिम, अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रायल या क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर जिस लॉ के थ्रू, जैसे बीएनएस थोड़ी देर के लिए मान लो, जो लॉ इस चीज को ऑफेंस मानता है और वो लॉ अलाउ करता है कि ऐसे पर्सन की ट्रायल की जा सकती है, क्या उस लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है? क्योंकि वो पर्सन तो बाहर है, हिंदुस्तान में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो बाहर चला गया, अब हमें उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करनी है, तो हम एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी हिंदुस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, भले ही वो अभी नहीं आया। क्या हम उसके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते? क्या हम उसके अगेंस्ट ट्रायल इन एब्सेंसिया स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम, मान लीजिए मिनिस्ट्री का या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसको एक फॉरेनर्स ने जो बाहर बैठा है उसने हैक कर लिया और पूरा क्रैश कर दिया, तो क्या उसके अगेंस्ट आईटी लॉज या साइबर क्राइम्स के तहत उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट की जा सकती है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। बिल्कुल की जा सकती। आपके हमारे कंट्री में से बहुत सारे लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट,
आईटी एक्ट जैसे टैक्स लेके कोई भाग गया, उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, साइबर लॉज, आईपीसी, आधार एक्ट, देयर आर नंबर ऑफ लॉज जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है। वो हिंदुस्तान पे तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी पॉसिबल है। इस चीज को समझने के लिए आप आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में जो ग्रामर यूज की गई उसको समझिए। 245 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, Parliament may make laws for the whole or any part of territory of India and the legislature of state may make laws for the whole or any part of the state। यानी 245 क्लॉज में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है और स्टेट अपनी टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है। और 245 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है जो हिंदुस्तान के लिए और उसमें कोई प्रोविजन डाल रखा है और उसमें लिख रखा है कि इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा, तो आप इस लॉ को इनवैलिड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जैसे बीएनएस में केसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि बीएनएस का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा और आपने उस लॉ को चैलेंज किया, सर ऐसे कैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा, ये तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहा है, और आप चैलेंज करने गए इस ग्राउंड पे कि सर इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, इसको आप लोग इनवैलिड कर दो, तो कोर्ट डायरेक्टली उसको इनवैलिड नहीं करेगी। कोर्ट देखेगी क्या सच में जरूरत है क्या इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। अगर जरूरत है इन लॉज के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की तो कोर्ट उसको इनवैलिड नहीं करेगी, कोर्ट उसको कंटिन्यू करेगी। अब सवाल आता है हमारे सामने कि सर अगर कोर्ट किसी लॉ को उसे चेक करना है, किसी लॉ में लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री लॉ में कि इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा, जैसे सपोज इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ है, बीएनएस में लिखा हुआ है, और आपने इन लॉज को चैलेंज कर दिया और आपने बोला कि सर नहीं, ये सारे लॉज जो है सिर्फ इंडियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होने चाहिए, हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, हम नहीं अलाउ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आई एम चैलेंजिंग दिस। सो अगर आप इन लॉज को चैलेंज करोगे तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखेगी? कोर्ट ये देखेगी कि हाँ बिल्कुल नॉर्मली प्राइमा फेसी किसी भी इंडियन लॉज का दूसरे लॉज की दूसरी टेरिटरी पे एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी सॉवरेनिटी है। बट कुछ कंडीशन है जहां पर आपके इन लॉज का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन पॉसिबल है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर इस देश के सिटीजन के इंटरेस्ट में ये बात हो, इस देश के इंटरेस्ट, सिटीजन के इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा हो, तब हम इन सारे लॉज का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन करेंगे। कंप्यूटर हैक करके आपके पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया और आपकी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब देश के नागरिकों के इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा है, तो आईटी एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो सकता है। अगर कोई पर्सन हिंदुस्तान की किसी औरत के साथ शादी करके किसी बाहर की औरत के साथ शादी करता है, इसका मतलब हिंदुस्तान की उस औरत के इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा है, तो आप आईपीसी का या सॉरी बीएनएस का एप्लीकेशन वहां पे भी कर सकते हो। और अगर एक कोई पर्सन जो हिंदुस्तान में जिसने बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए और जरूरी था कि आप उन पे टैक्स इंपोज करते, लेकिन वो बाहर चला गया या अपनी कंपनी को बाहर उसने शिफ्ट कर दिया इंडिया से बाहर, तो भी आप प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के जो टैक्सेस है उस पे इंपोज कर सकते हो, क्योंकि वो पैसे जो लेके गया वो हिंदुस्तान के सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी थे, वो लेके चला गया, यानी यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट का वायलेशन हुआ। तो अब जुडिशरी ने ये एक जीवीके इंडस्ट्री लिमिटेड केस है, वेरी फेमस, G.V.K इंडस्ट्री लिमिटेड केसेस, उसमें ये सारी बातें कही कोर्ट ने, और कोर्ट ने जब ये बात कही तब उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट, इंडियन सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाए जा रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन करना पड़े तो भी चलेगा। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी ने जब ये बोला कि इन द इंडियन सिटीजन के इंटरेस्ट के लिए इन लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन करना चाहिए, अगर जुडिशरी ने ऐसा बोला है तो जुडिशरी को इंस्पिरेशन कहां से मिली? जुडिशरी को इंस्पिरेशन मिली 245 क्लॉज 1 में एक जगह वर्ड यूज किया गया फॉर, अगेन हालांकि मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो फॉर वर्ड है उसका मतलब होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ, हालांकि यहां लिखा हुआ है कि ये इंडियन टेरिटरी में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट के लिए है जनरली प्राइमा फेसी, बट इस फॉर का जो मीनिंग है वो एक्सटेंड होके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में भी चला जाता है। अगर भारत के लोगों के इंटरेस्ट
बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो आप पार्लियामेंट्री लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कर सकते हो। और ये इंस्पिरेशन हमको मिलती है वर्ड फॉर से 245 क्लॉज 1 में जो लिखा हो। आप देखिए, एक सिंपल वोकेबुलरी, एक सिंपल शब्द आपके पूरे मीनिंग्स को चेंज कर देता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से रीड करने की इंस्पिरेशन देता है। और यहाँ पे मैंने 245 क्लॉज 1 में दो वर्ड बड़े हाईलाइट किए, मेक और मेड। अब कई बार एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, सर 245 क्लॉज 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि जनरली जो लॉ है वो इंडियन टेरिटरी के लिए बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ, और 245 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा लॉ जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है उसे इनवैलिड नहीं किया जा सकता, या जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो वैलिड है इनवैलिड है। सर ये जो दो लॉज की आप बात कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग लॉ है। नो, दे आर नॉट डिफरेंट लॉ। आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसका सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो। नो, आप फर्स्ट एक ऐसा लॉ बनाओगे जिसका मेजर कंपोनेंट का इंडियन टेरिटरी पे ऑपरेशन होगा, और उस लॉ का अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा सा पार्ट या उस लॉ में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की थोड़ी सी बात आप करोगे। ये सेम ही लॉ है, ये अलग अलग लॉ नहीं है। कोई लॉ आप बना दोगे जिसका सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, नहीं, वो लॉ बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। और ये कैसे पता चल रहा है हमको? 245 क्लॉज 1 में वर्ड क्या यूज किया गया? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 245 क्लॉज 2 में क्या है? नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। कौन सा लॉ? ये पिछला वाला ही तो लॉ है। They have used the word make and made. Make is the first form, made is the second form। यानी 245 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है जो इंडियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल है, और 245 क्लॉज 2 में ये बोल रखा है कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसको आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बेस पे डायरेक्टली इनवैलिड नहीं कर सकते, उसको आप चेक करो, अगर वो इंटरेस्ट में तो वैलिड रहेगा। तो मेक एंड मेड, 245 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दो वर्ड यूज किए गए, मेक एंड मेड। मेक इज द फर्स्ट फॉर्म, मेड इज द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसके लिए? उसी लॉ के लिए जो पहले बना है। 245 clause 1 and clause 2 has to be read in conjoint manner. They are not independent provision. That is the one part only, make and made। So आप देखिए, वोकेबुलरी इस लेवल पे काम करती, ग्रामर इस लेवल पे काम करती, तब जाके हमें चीजों को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वोकेबुलरी और ग्रामर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप डीपीएसपी में देखिए आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जिनमें हमने कुछ ऐसे राइट्स और कुछ ऐसी चीजें रख रखी है जो हमें फ्यूचर में, जिनको हमें इफेक्चुएट करना, हम लोग अभी नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट में कौन कौन से राइट है जिनको इफेक्चुएट किया जा सकता है, वो आपका आर्टिकल 12 to 35 मेंशन है। बट आपके कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ ऐसे गोल्स है, कुछ ऐसे विजन्स है जो स्टेट की इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करते हैं, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें आपको फ्यूचर में इफेक्चुएट करना है। तो वो सारे जो विजन्स है वो आपने आर्टिकल 37 से आर्टिकल 51, विच इज नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें डाल रखा है। अब आप ये देखिए, इसमें पहले हम लोग आर्टिकल 37 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ आर्टिकल 37 में? द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट, यानी आर्टिकल 37 के बाद जितने भी प्रोविजंस है 51 तक, दिस पार्ट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। पहली चीज क्या बोली जा रही है कि जितने भी जो प्रोविजन है, द वर्ड दे हैव यूज्ड इज प्रोविजन, कि आप ये नेक्स्ट जितने भी प्रोविजंस है उनको कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता, आप कर भी नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इन सबकी इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करती है हमारे फाइनेंस पे, हमारे इकोनॉमिक्स पे, हमारे पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस पे, उन पे डिपेंड करती है। तो ऐसे में आप अगर इनको इन्फोर्सिबल कर दोगे कोर्ट में तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप डीपीएसपी में बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको जल्द से जल्द लोगों को इक्वल पेज देनी है, या आपको कुछ बेटर कंडीशंस बनानी है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख रखी है। सो अगर आपने इन सारी चीजों को, सारे प्रोविजंस को इन्फोर्सिबल कर दिया, और हमें पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कंट्री की उतनी अच्छी नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपने लिख रखा है कि प्रोविजन जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट में, बट the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this principle in making law। लेकिन आगे क्या लिखा है कि आप इन प्रोविजंस को डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, लेकिन इन प्रोविजंस में जो प्रिंसिपल्स हैं,
सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत फंडामेंटल है। तो जब भी स्टेट को मौका मिले, किसी भी तरह का कोई लॉ बना रहा है, तो उसमें कोशिश करे कि इन प्रिंसिपल्स को वो इंक्लूड करे, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके किसी पॉलिसी को ना बनाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कोर्ट डायरेक्टली इन प्रोविजंस को इन्फोर्स नहीं कर सकता, बट कोर्ट किसी लॉ और पॉलिसी को इंटरप्रेट करते समय, उसको डिस्कस करते समय, जितने भी जो प्रिंसिपल डीपीएसपी में, उनको कंसीडर कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है उसको ख्याल रखना पड़ेगा। स्टेट को जब भी ये पॉलिसीज बनानी है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिसी बनाते समय मुझे इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना। लेकिन अगेन, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फिर पता चला कि यार हमने लिख तो लिया है कि प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, बट हमें पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ठीक शायद उतनी नहीं होगी कि सबको एक साथ राइट टू एजुकेशन दिया जा सके या सबको बेटर कंडीशन दी जा सके अलग अलग सेक्टर्स में। हालांकि हम देना चाहते हैं, बट आप हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी जो सोशल कंस्ट्रेंट है, हमारे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, हम तुरंत नहीं दे सकते, हम धीरे धीरे देंगे। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक काम करते, हम 37 में जो जुडिशरी को जो काम दिया गया कि इंटरप्रिटेशन में वो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेगा, और स्टेट को भी काम दिया गया कि इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेगा, उसको थोड़ा सा ये जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, इसको कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग दो कैटेगरी बनाते हैं। एक वो कैटेगरी जहां पर हम स्टेट पर थोड़ा सा जोर देंगे, हम ये कहेंगे स्टेट को कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें जिनको पहले खत्म करो, और ये कुछ ऐसी चीजें जिनको थोड़े समय बाद खत्म करना, लेकिन खत्म इनको भी करना है, इनको भी एग्जीक्यूट करना है, इनको भी फील्ड, इनको भी एक्शन में लाना है। क्योंकि स्टेट ऑब्लिगेशन, जो स्टेट की जो ऑब्लिगेशन है ना, इन पॉलिसीज को, इन पॉलिसी प्रिंसिपल्स को ग्राउंड पे लाने की जो ऑब्लिगेशन है, इन ऑब्लिगेशन की कैटेगरी बना दी जाए। और इन्होंने किया ही कैसे? आप आर्टिकल 39, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 49, इसमें मैंने कुछ वर्ड बोल्ड किए। आर्टिकल 39 बेसिकली किससे रिलेटेड है कि भाई आपको लोगों की जो कंडीशंस है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। आपको लोगों के एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड वगैरह, ये कुछ प्रिंसिपल्स है, इनको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 46 में क्या है कि आपको जो वीकर सेक्शन के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है शेड्यूल ट्राइब्स के, उसका ध्यान रखना है। और आर्टिकल 49 में क्या लिख रखा है कि भाई जो आप नेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ जो चीजें हैं, जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, इनको भी आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी ध्यान में रखना। अब आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, यहां पे जो वर्ड जो मैंने यूज किए हैं, शैल डायरेक्ट, शैल प्रमोट, शैल बी द ऑब्लिक, आर्टिकल 39, 46, 49, इसमें वर्ड देखिए, वोकेबुलरी, ग्रामर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं जहां पे आपको स्टेट को बोला गया कि जैसे ही आपकी कंडीशन ठीक हो, इमीडिएटली इस पे काम करना है। शैल डायरेक्ट, शैल प्रमोट, शैल बी द ऑब्लिगेशन, इनफोर्स। टिपिकली बोला कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है आपका यहां पे स्टेट का कि हम देखेंगे ये करेंगे, नो। आपको जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी हो, लोगों की लाइवलीहुड के लिए काम करना है। जितना पॉसिबल आर्टिकल 46 के थ्रू वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, आर्टिकल 49 के थ्रू जितना पॉसिबल हो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की मॉन्यूमेंट्स और जो प्लेसेस है उनको प्रोटेक्ट करना है। जितना जल्दी हो आपको करना है। शैल डायरेक्ट, शैल प्रमोट, शैल बी द ऑब्लिगेशन। लाइकवाइज 40 और 42 ये भी यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके, आपको विलेज पंचायत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जितना जल्दी उसके उससे रिलेटेड स्टेप्स लेके आप विलेज पंचायत से रिलेटेड जो आइडियाज है उनको ऑर्गेनाइज करो। सिमिलरली आर्टिकल 42 में कि आपको वर्कर्स की जो ह्यूमन कंडीशंस है वो बेटर करने के लिए या मैटरनिटी रिलीफ देने के लिए जितना जल्दी पॉसिबल हो आप प्रोविजंस बनाइए। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी जहां शैल वर्ड, शैल ऑब्लिगेशन, सेल्फ प्रमोट, शैल टेक, शैल मेक, इस तरह का वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, स्टेट को वो सारी पॉलिसी जितना जल्दी वो बनानी पड़ेगी जो इन सारे इश्यूज को टच करती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फटाफट बनाना पड़ा, बनाया हमने। ऑब्लिगेशन स्टेट पे एश्योर किया जा रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। वर्ड क्या यूज हुए? शैल टेक, शैल मेक, शैल ऑब्लिगेशन, शैल डायरेक्ट, शैल प्रमोट, इन्फोर्स कर रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी पे मैं आता हूं डीपीएस। अब मैं एक सेकंड कैटेगरी कि अब आर्टिकल 41 और 44 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 41 बोल रहा है कि आपको राइट टू वर्क है
और पब्लिक असिस्टेंस है इन सर्टेन केसेस में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको सबको पता है, इवन जुडिशरी को भी पता है कि भाई आप सब लोगों को जब राइट टू वर्क देना चाहते हो, ये राइट टू एजुकेशन देना चाहते हो, तो इन सारे मामलों, ये सारे मामले तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आपके पास ठीक ठाक इकोनॉमिक कैपेसिटी हो। तो इसलिए आपने आर्टिकल 41 में कि भाई ये सारे देश के लोग राइट टू वर्क मांगे, या एज ए राइट की तरह उनको मिले, या राइट टू एजुकेशन मिले, या ये सारी जो चीजें मिले, इसके लिए बिल्कुल स्टेट को इससे रिलेटेड काम करना चाहिए। स्टेट पे अगेन ड्यूटी बाइंड की गई शैल की फॉर्म में, लेकिन उसके साथ लिखा गया शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। यानी जब आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी जैसी है उसके अकॉर्डिंग करो। यहां थोड़ा स्टेट को डिस्क्रिप्शन, यहां बाइंडिंगनेस उतनी नहीं है। आर्टिकल 44 के साथ भी यही है, द स्टेट सेल एंडेवर, कि भाई जब आपको, क्योंकि अभी देखो पॉलिटिकल कंडीशंस यहां काम कर रही है, क्या हमें पता है कंट्री की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि आप तुरंत यूसीसी जैसी चीज नहीं ला सकते, बहुत क्योस पैदा हो सकता है। तब डीपीएसपी में लिख लिया कि स्टेट को प्रयास करते रहना चाहिए, स्टेट शैल एंडेवर, आप प्रयास करते रहो, कुछ समय के बाद आपको अगर ठीक लगे तो यूसीसी एप्लीकेबल कर। आप देखिए ग्रामर और वोकेबुलरी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपके जो फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट कैटेगरी, उसमें तो बोला कि तुरंत करो, आप ये करना है, नो डिस्क्रिशन, मैंडेटरी। और दूसरे में कि आपको थोड़ा सा डिस्क्रिशन, ये वाली जो कैटेगरी 41 44 आप लोग पढ़िएगा डीपीएसपी में, जहां इस तरह के वर्ड यूज हुए आप समझ जाइए कि अभी इसमें टाइम लगेगा शायद, इसमें एंडेवर की बात की गई, इसमें डिस्क्रिशन दे रखा है। इसमें पहले वाली जो कैटेगरी उसमें तो स्टेट सेल, स्टेट प्रमोट, और ये क्लियरली लिखा हुआ था, उसका मतलब तुरंत करना है। करना तो है, शेल वर्ड का मीन्स करना है, आपको करना है, बट सेल के साथ क्या वर्ड ऐड हो रहा है उससे डिपेंड करता है कि कब करना है। ठीक है, सो आप ये देखिए ग्रामर इस लेवल पे काम करता है। एक एग्जांपल हम नेक्स्ट, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं ग्रामर का या वोकेबलरी का लेना चाहूँ, आर्टिकल 360। आर्टिकल 368 का मतलब क्या, अमेंडमेंट। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अमेंडमेंट मीन्स आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो, आप इसको मॉडिफाइड कर रहे हो, आप इसमें कुछ चीजें हटा रहे हो या कोई नई चीज लेके आ रहे हो, या कोई नया प्रिंसिपल ऐड कर रहे हो, या कोई प्रिंसिपल है उसको इनलार्ज कर रहे हो। ये सारे काम अमेंडमेंट्स के थ्रू होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप वैसा ही काम कर रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर रही थी। अमेंडमेंट के थ्रू आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया स्वरूप, नया आकार, नया फॉर्म दे रहे हो। ये काम आप वैसा ही कर रहे हो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो ये कर रही थी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट कर रही थी, उसका निर्माण कर रही थी, नया रूप दे रही थी, इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, मॉडिफिकेशंस किए ड्राफ्ट में। तो ये काम वैसा ही है। तो जब ये काम वैसा है तो आपको इस काम को करने वाली जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी बॉडी है, दैट इज अ पार्लियामेंट, उसको पावर भी वैसी देनी पड़ेगी। इसलिए आर्टिकल 368 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर थी, वही पावर आपको दी गई है। Constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। और आप यही रीजन है कि आपको जब भी आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज करते हो, आपके आपके साथ प्रोसीजर्स बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो। इट इज पावर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए आप 368 क्लॉज 2 में जब प्रोसेस या प्रोसीजर्स पढ़ते हो तब उसमें लिख रखा है कि आपको 2/3 मेंबर्स की वोटिंग चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स वोटिंग चाहिए, आपको स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के थ्रू ये काम कर रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था। तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, नो वेयर इट इज रिटन इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग तरीके से लॉ बनाती रहेगी, 1 2 3 4 में नॉर्मल कंडीशन, ऑर्डिनरी पावर के थ्रू ये सारा काम कर रही। लेकिन आप जब आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट किसी लॉ को बनाने की पावर रखता है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, इट्स वेरी स्पेसिफिक एंड हैज टू बी यूज्ड इन अ वेरी लिमिटेड मैनर। और ये सिर्फ पार्लियामेंट ही यूज कर सकता है, जुडिशरी नहीं, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम पार्लियामेंट ही कर सकती है, इसलिए आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट को दे रखा है, जुडिशरी को नहीं। क्योंकि पार्लियामेंट इज द ओनली बॉडी लाइक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे कैन ओनली डू दैट।
ऐसा ही आप क्लॉज 2 में, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक डेवलप की गई, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने भी अमेंडमेंट कीजिए, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आत्मा है, द बेसिक स्पिरिट, जो आइडेंटिटी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी पेरिफेरल अमेंडमेंट्स किए जाए, लेकिन वो जैसा शुरुआत में था वैसा ही होना चाहिए। इट शैल स्टैंड लाइक अ सिमिलर ऑन 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 ओरिजिनल फॉर्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यही है बेसिकली। सो आप ये देखिए, इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की पॉसिबिलिटी भी आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने डाल के रखी थी। कैसे? अगेन वोकेबुलरी एंड ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गोलकनाथ केस में एडवोकेट नानी पालकीवाला ने इस चीज की तरफ हम सब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। कैसे? अगर आप लोग पढ़ें क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, an amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than a two-third of the member of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हो तो आपको बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसे हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और पास करने के बाद जब आप प्रेसिडेंट के पास भेजोगे तो प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल के अकॉर्डिंग अमेंडेड हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड यूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड। इसका मतलब क्या है? इन गोलकनाथ केस, वेरी फेमस गोलकनाथ केस में जस्ट जो सीनियर एडवोकेट नानी पालकीवाला सर ने बार बार बोला कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन सेल स्टैंड वर्ड को यूज करने के पीछे का मकसद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का ये था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अमेंड कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन इट शैल स्टैंड लाइक ओरिजिनल। इट शैल स्टैंड, ये वैसा का वैसा रहना चाहिए, यानी इसकी आत्मा जो है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो। He has emphasized on the word constitution shall stand, constitution shall stand for the many time in this case। उन्होंने बार बार इस केस में आर्गुमेंट करते समय he has frequently used the word constitution shall stand। इसका मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन shall stand का? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू नानी पालकीवाला, और इसे हम लोग भी ग्रैब कर सकते हैं इस इंटरप्रिटेशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जैसा है वैसा रहना चाहिए, यानी इसकी मूल आत्मा में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो। दैट इज व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग को समझना चाहते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड करना चाहते हो, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसको इंटरप्रेट करना चाहते हो, तो प्लीज प्रायर टू दैट फोकस ऑन द वोकेबुलरी एंड द ग्रामर विच इज यूज इन द प्रोविजंस। इट विल गिव यू हिंट। अब मैं तीसरे इंपॉर्टेंट टूल पे आता हूं। इट इज ऑल अबाउट द रीडिंग, है ना? कि जैसे अब हम लोगों ने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल की बात की कॉन्टेक्स्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट टूल की बात की वोकेबुलरी एंड द ग्रामर, थर्ड इज अ रीडिंग, है ना? या जिसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट पोजीशन। कॉन्जॉइंट पोजीशन का मतलब ये है कि आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक यहां पे है, एक वहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, अलग अलग पोजीशंस पे है कुछ प्रोविजंस। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को इफेक्ट में लाना चाहते हो तो आपको किसी दूसरे प्रोविजन के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, इसको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्कैटर्ड फॉर्म में कॉन्जॉइंट रीडिंग करनी पड़ेगी। कॉन्जॉइंट मतलब सम्मिलित, मिला के जो रीडिंग होती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन रीड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए प्रॉपर वे। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। कॉन्जॉइंट रीडिंग में फर्स्ट जो पैटर्न है वो है हॉरिजॉन्टल कॉन्जॉइंट रीडिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। आर्टिकल 17 रीड विद आर्टिकल 35। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल 17 है, 18 है, फिर ऐसे ऐसे करके 35। बेसिकली आर्टिकल 12 से 35 तक सारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो अगर आपको आर्टिकल 17 को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना है तो आपको इसे हॉरिजेंटली रीड करना पड़ेगा आर्टिकल 35 के साथ। जैसे आर्टिकल 17 क्या है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी अनटचेबिलिटी अपने आप में फॉरबिडन है,
और अगर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो वो एक ऑफेंस है और जिसको पनिशेबल किया जाना चाहिए लॉ के थ्रू। लास्ट वाली लाइन देखिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी अगर देश में किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी किसी पर्सन के साथ होती है और वो ये बोले कि सर मेरे साथ अनटचेबिलिटी हो गई और मैं आर्टिकल 17 की मदद से जस्टिस चाहता हूं, तो सिर्फ आर्टिकल 17 की मदद से कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 17 तो एक मैंडेट दे रहा है, वो बता रहा है, ये अपने आप में इम्परफेक्ट राइट है बेसिकली। ये बता रहा है कि हाँ, ये इस देश के सारे लोगों का राइट है कि भाई आपके साथ अगर अनटचेबिलिटी हो रही है तो ये बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन एक एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन कहां पनिशमेंट लिखी हुई है, कैसे मैं पता करूंगा? इस चीज को इफेक्ट में लाने के लिए आपको आर्टिकल 17 को आर्टिकल 35 के साथ पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 35 इसी पार्ट में लिखा हुआ है जो ये बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्ट सेकंड जो है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, और आपका 17 और 35 दोनों एक ही पार्ट के फंडामेंटल राइट के। तो आर्टिकल 35 में बेसिकली लिखा हुआ है कि आप इस पार्ट में जहां जहां ऑफेंस की बात की गई है, उन ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर आपको लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है। ये आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। सो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी एज एन ऑफेंस की बात की गई है। अब आप आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को ऑफेंस कंसीडर करता है, इसको लॉ की फॉर्म अगर आप देना चाहते हो तो 17 हैज टू बी रीड विद 35। और जब हम 17 को 35 की मदद से पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक लॉ बन के आता है जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1918। हॉरिजेंटल रीडिंग करेंगे ना आप 17 और 35 की, तब आपको समझ में आएगा कि 17 और 35 का इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। हॉरिजेंटल रीडिंग, हॉरिजेंटल कॉन्जॉइंट रीडिंग, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। हॉरिजेंटल हो रही है, ऐसे नहीं, हॉरिजेंटल 17 35 दोनों एक प्लेन पे, एक ही पार्ट में। ऐसे एक और एग्जांपल है हॉरिजेंटल का, आर्टिकल 19 रीड विद 23 एंड 35। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे मैं अगर आप लोगों को ये कहूं कि आर्टिकल 19 में हम सब लोगों को एक फ्रीडम दे दी गई है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू आपका जॉब, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी आपका प्रोफेशन, ट्रेड, ये सारी चीजें आर्टिकल 19 में वेरियस फ्रीडम्स मेंशन की गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि जब आप इन लोगों के लिए, अब जब देश के सारे लोगों के लिए कुछ फ्रीडम्स मेंशन कर रहे हो आर्टिकल 19 में, तब कुछ सेक्शन ऐसा भी है जिनको अलग से ट्रीट करने की जरूरत है। मैं और आप वो सारे खुशनसीब लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम, खुशनसीबी नहीं है इसमें, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वी वर द स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। बट एट दैट टाइम ओनली there were section of the society which was slaves of the slaves, जैसे बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर्स, वो सारी औरतें जिनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया था, वो सारे बच्चे जो चाइल्ड लेबर कर रहे थे, ये वो सेक्शन था 1950 में सोसाइटी का जो स्लेव्स के भी स्लेव्स थे, जिनको बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, वो अपने जो भी मालिक है उनके गुलाम है और मालिक अंग्रेजों के गुलाम है। तो जब आपने आर्टिकल 19 में फ्रीडम दी तो वो तो आपने इन सारे स्लेव्स को दे दी फ्रीडम। व्हाट अबाउट दैट फ्रीडम जो आपको देनी पड़ेगी उन लोगों को, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर, बेगार, इन सब से जब तक आप आजादी नहीं दिलाओगे, वो आर्टिकल 19 में मौजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और रिलेटेड फ्रीडम्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने आर्टिकल 23 बनाया। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये सारे जो चीजें, ये ऑफेंस है। ट्रैफिकिंग विच में लीड टू द प्रोस्टिट्यूशन एज वेल, ये सारी चीजें फोर्स लेबर है। फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें ऑफेंसेस है। देखा हुआ, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रावेशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। फिर क्वेश्चन आता है कि सर आर्टिकल 23 जो है उसमें जो फ्रीडम आपको प्रोवाइड करनी है, या आर्टिकल 19 की फ्रीडम आपको प्रोवाइड करवानी है, किनको? चाइल्ड लेबर को, बेगर्स को, या प्रोस्टिट्यूशन में इलीगल जो ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व हो चुके हैं उन औरतों को। अगर आपको सच में आर्टिकल 19 दिलवाना है तो आपको ये जो सारे काम जिसमें वो इन्वॉल्व है उनको पनिशेबल ऑफेंस करवाना पड़ेगा। तो कौन मदद देगा? आर्टिकल 35 जो क्लियरली बोलता है कि इस पूरे पार्ट में जहां जहां आपको ऑफेंस की बात की गई वहां पे पार्लियामेंट लॉ
तो आर्टिकल 19 रीड विथ 23, रीड विथ 35, ऑरिजेंटल रीडिंग विल गिव एप्लीकेशन टू सम लॉज जो आपको इन चीजों से मुक्त कराएंगे। जैसे 1955 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सीटा, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, चाइल्ड लेबर को खत्म करने वाला, बेगार को खत्म करने वाले जितने भी लॉज हैं, वो कहां से इंस्पायर हो रहे, वो क्यों रहे? व्हेन यू रीड द आर्टिकल 19 विद 23 प्लस 35, ओरिजेंटल रीडिंग जब आप इन तीनों की करोगे तब आपको पता चलेगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस के इन 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 आर्टिकल्स की ओरिजेंटल रीडिंग के कारण आप किसी लॉ को अच्छे से समझ सकते, और उस लॉ के प्रॉपर एप्लीकेशन आप तभी समझ पाओगे जब आप ओरिजेंटल रीडिंग करना जानते हो। 19, 23 प्लस 25 रीडिंग, ओरिजेंटल कॉन्जॉइंट रीडिंग है, ये तीनों को मिला के करना पड़ेगा आपको। अब नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर टाइप ऑफ रीडिंग, दैट इज अ वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ओरिजेंटल कर दिया आप, अब वर्टिकल करेंगे। अब वर्टिकल क्या है? वर्टिकल में आप लोग देखिए, वर्टिकल मीन्स ऐसे, ऊर्ध्व कंजॉइंट रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है कि सर, अगेन एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आप मोस्टली विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, अगर आपको कोई आर्टिकल ढंग से रीड करना और अंडरस्टैंड करना है तो उसमें आपको वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग आपके हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने आपके सामने आर्टिकल 48 रखा, 48 में क्या लिखा हुआ है कि द स्टेट shall endeavor to organize agricultural and animal husbandry on modern and scientific line and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milk and drop cattle। मोस्ट पॉपुलरली ये बोला जाता है कि आर्टिकल 45, मोस्ट पॉपुलरली पॉपुलर परसेप्शन कि आर्टिकल 45 जो है वो रिलीजियस ग्राउंड पे बनाया गया और इसमें आपके जो स्लॉटरिंग, जो काउ स्लॉटरिंग जो है उसको बैन करने के लिए आपको अलाउ किया गया है स्टेट को कि वो लॉ बना सके। हालांकि इसमें आर्टिकल 48 में देखिए वर्ड यूज किया गया है, स्टेट शैल एंडेवर, उसको प्रयास करने चाहिए इस तरह की चीज करना, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग सर इसमें कैसे है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स जो है उनकी बात की गई है। इट इज नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स अ थ्री थिंग्स। स्टेट को बोला गया है कि आपको तीन चीजें करनी। पहली क्या है? द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने यहां जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे प्रमोट करें। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड डायरेक्टिव, एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स। सेकंड थिंग, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके यहाँ जो भी ब्रीड्स है कैटल की, वो उसको इंप्रूव करना है, उसको प्रिजर्व करना और उसको इंप्रूव करना है। थर्ड, एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काउस एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉप कैटल। और कोशिश करनी चाहिए कि आप जो काऊ है या इस तरह की उनकी जो रिलेटेड जो भी प्रोजेनी है उनका जो स्लॉटरिंग है वो आपको प्रोहिबिट करना। अब देखिए, अब एक तरीका तो ये होता है कि जब आप वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग यूज नहीं करेंगे तो आपकी नजर में, हमारी नजर में यहां पर स्टेट को तीन डायरेक्शंस दी गई, तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस दी गई है कि आपको ये तीन अलग अलग काम करने हैं। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने आर्टिकल 48 को वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग के पर्सपेक्टिव में पेश किया या बनाया गया, जिसका मतलब ये है कि ये तीनों डायरेक्शंस इंटरडिपेंडेंट है, आपको वर्टिकली पढ़ने पड़ेंगे। कैसे? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे? लिखा हुआ है कि आप काउ स्लॉटरिंग को प्रोहिबिटेड करेंगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझे तब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि जैसे मान लीजिए एक स्टेट है, उन्होंने क्या किया कि आपके काउ स्लॉटरिंग है ना, काउ स्लॉटरिंग जो है उसको बैन करने के लिए, या फिर ऐसा बोल दिया कि जो काउ स्लॉटरिंग है वो टोटली आपके यहाँ बैन कर दिया जाता है, ये लॉ बना। अब ये लॉ कैसे ठीक, इस लॉ, ये लॉ वैलिड है इनवैलिड, इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल 48 समझना पड़ेगा। अब आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि सर आप है ना स्लॉटरिंग प्रोहिबिटेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको स्लॉटरिंग को प्रोहिबिटेड करते समय एक चीज ध्यान रखना है, इससे ऊपर वाली चीज ध्यान रखना है कि आपको जो भी ब्रीड्स है उनको इंप्रूव करना है, और उससे ऊपर वाली चीज भी ध्यान रखना है कॉन्जॉइंट वे में कि आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है वो साइंटिफिक पैटर्न पे डेवलप हो। सो अगर आप किसी भी कोई भी ऐसा लॉ लेके आ रहे हो जो काउ स्लॉटरिंग या जो कैटल्स को की स्लॉटरिंग को बैन कर रहा है, तो आपको ऊपर वाले दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना है, वर्टिकल कॉन्जॉइंट रीडिंग करनी है। तो सपोज अगर मैं एक लॉ लेके आता हूं जिसमें मैं ये कहता हूं कि मैं टोटल बैन कर रहा हूं
इन काउ स्लॉटरिंग पे या ऑक्स स्लॉटरिंग पे या जो भी है इससे रिलेटेड टोटल बैन करना, टोटल बैन, मैं ये लॉ लेके आ रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप टोटल बैन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि देश में जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी और आपके पास उन जानवरों को खिलाने का रिसोर्सेस कम हो जाए। अगर आप टोटल बैन करते हो यानी आप मारोगे नहीं, तो आपके आसपास वो सारे जानवरों की संख्या बढ़ेगी। तो उसमें से बहुत सारे जानवर ऐसे भी है जो कैटल्स है जो शायद उन डेयरी प्रोडक्ट्स को अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एजेड हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन आप उनको स्लॉटर अगर नहीं करें, क्योंकि आपने बोल रखा है टोटल बैन ऑन स्लॉटरिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ रिसोर्सेज जो है, चारा है, जो भी है, घास पत्तियां फल जो भी है, वो उतने होने चाहिए कि आप सबको खिला सको, पर हमें पता उतना है नहीं। तो क्या होगा, तो अगर आप टोटल बैन करते हो तो जितने जानवर है उनमें रिसोर्सेज बटेंगे, तो शायद जो जानवर है उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनकी आने वाली जो ब्रीड है वो अच्छी पैदा नहीं होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखिएगा, ब्रीड को इंप्रूव भी करना है, लेकिन आपका एक ऐसा लॉ है जिसके कारण ब्रीड जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी, कमजोर नस्ल को पैदा करेगी। और अगर आपके जो जानवरों की नस्लें ही ठीक नहीं है तो आप एक जो एग्रीकल्चर जिसको साइंटिफिक लाइन पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहते हो, एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करना चाहते हो साइंटिफिक लाइन पे, वो जो फर्स्ट डायरेक्टिव वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ। सो जरूरत किस चीज की है, जरूरत है कि आप प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर जब कर रहे हो तो आप स्लॉटरिंग को प्रोहिबिटेट करो, तो तब आप उसको टोटली बैन मत करो, आप उसको लिमिटेड रखो कि भाई हाँ जो जानवर बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, उनकी स्लॉटरिंग अलाउ है, बाकी की नहीं। ये एक काम आप कर सकते हो। हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप उसको पढ़िएगा। सो आप ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जब तक आप आर्टिकल 48 को वर्टिकली कंजॉइंट रीडिंग नहीं करेंगे, आपको रिलेटेड जो लॉज है उनका एप्लीकेशन या उसकी वैलिडिटी है वो समझ में नहीं आएगी, आप नहीं समझ सकते। हम में से ज्यादातर लोग काउ स्लॉटरिंग या फिर बीफ वॉट एवर जो भी है उसको आर्टिकल 48 के रिस्पेक्ट में पढ़ते तो है, बट हम उसको रिलीजियस लाइन पे पढ़ते। नो, रिलीजियस लाइन पे नहीं है, वो तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की लाइन में है आर्टिकल 48। और वो कैसे पॉसिबल है, जब आप वर्टिकल कंजॉइंट रीडिंग करो, यानी अगर आप स्लॉटरिंग को प्रोहिबिटेड एक लिमिटेड वे में प्रोहिबिट करोगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो ब्रीड्स है वो बिल्कुल इंप्रूव होती रहेगी और आप जो एनिमल हस्बेंड्री और को साइंटिफिक लाइन पे करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। वर्टिकल कंजॉइंट रीडिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। और एक जो इसी रीडिंग के पैटर्न में एक जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपका कंपोजिट कंजॉइंट रीडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑरिजेंटल में आप आर्टिकल्स फ्रेम आउट कर सकते हो, आपको पता चल जाता है कि ये इसके साथ पढ़ना है, ये इसके साथ पढ़ना है, तभी आप उन आर्टिकल्स को अच्छे से रीड और अंडरस्टैंड कर पाओ। वर्टिकल में मोस्टली विद इन आर्टिकल, या फिर वर्टिकल में एक और ऑप्शन भी है कि आप जब लिस्ट जो है ना 7th शेड्यूल में जब हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं ना, एंट्रीज जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें हम लोग जितने भी एंट्रीज है जो इस तरीके से, उनमें दो एंट्रीज को साथ में पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिकल, है ना, कॉन्जॉइंट रीडिंग। तो एक थर्ड है कंपोजिट कॉन्जॉइंट रीडिंग। इसमें क्या है, इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन आप इन तीनों आप उनको कंबाइन करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, जब हम कंपोजिट कंजॉइंट रीडिंग करेंगे तब एक कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल हम सब लोगों को पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू this and to secure to its citizen justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly on this day। ये बेसिक हमारा प्रीएम्बल है। अब हम प्रीएम्बल में क्या कर रहे हैं, कंपोजिट कॉन्जॉइंट रीडिंग करें कैसे। अब आप देखिए अगेन मैं प्रीएम्बल में पहली चीज, वी द पीपल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीन वर्ड देखिए। अब आप देखिए प्रीएम्बल में पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसमें मैं तीन वर्ड चूज कर रहा हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट पैरा में जो है, एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक वर्ड है, एक डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, सर तीनों की जरूरत क्यों थी? आप इन तीनों को एक साथ कॉन्जेंट रीडिंग क्यों करवाना चाहते हो हमें? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पास पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऊपर पड़ा था एक वर्ड, आप इन तीनों को की कॉन्जेंट रीडिंग क्यों करवाना चाहता हूं? मैं इसलिए करवाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डेमोक्रेसी के भी कुछ चैलेंजेस है, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने बाय अप्लाइंग द कंपोजिट कंजॉइंट रीडिंग इस
चीज को करके दिखाया। कैसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया प्लस डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक, ये 3 वर्ड है। अब आप देखिए, अगर वी द पीपल और डेमोक्रेटिक सिर्फ ये 2 वर्ड होते और रिपब्लिक कॉन्जेंट रीडिंग अगर हम नहीं करते और रिपब्लिक को ऐड नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होता? देखिए, वी द पीपल और डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि इस देश के जितने भी जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस करवा के आप एक सरकार बना सकते हो। अब मान लीजिए वी द पीपल एक स्पेसिफिक, वी द पीपल में 90% लोग एक खास कम्युनिटी से मान लीजिए आते हैं, खास आइडियोलॉजी से आते हैं, तो उन लोगों ने अगर ये तय कर लिया कि हम इस इलेक्शन में उसी पर्सन को जितवाएंगे जो हमारी आइडियोलॉजी या हमारी कम्युनिटी या हमारे रिलीजन को सपोर्ट करता है, और ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपके पास एक ऐसा पर्सन डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होके आया है जो कुछ खास कम्युनिटी, खास रिलीजन या खास आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इस देश में किसी भी तरह की माइनॉरिटी हो, रिलीजियस हो, कल्चरल हो, लिंग्विस्टिक हो, वो शायद अपने आप को कमतर महसूस करेगी, डरी रहेगी। इवन द कॉम्बिनेशन ऑफ वी द पीपल प्लस डेमोक्रेसी मे बी डेंजरस फॉर दिस कंट्री। पॉसिबल है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसी चीजें ना हो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने एक रिपब्लिक वर्ड डाल रखा है, रिपब्लिक की कॉन्जॉइंट रीडिंग करवाइए वी द पीपल डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक के साथ। तो होगा क्या? अब देखिए, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि आपके यहां एक हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जैसे यूके इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वहां हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है जो इलेक्टेड नहीं। हम हेड ऑफ द स्टेट ऐसे, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, इसलिए हम लोग रिपब्लिक। अब रिपब्लिक वर्ड आते ही इसका मतलब ये है कि हाँ, भले कितनी ही बड़ी मेजोरिटी से आया हुआ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर कितनी बड़ी मेजोरिटी से आया हो, क्यों ना भले एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, लेकिन उसको जब भी कोई लॉ या बिल पास करना होगा, दे विल हैव टू सेंड दिस लॉ एंड बिल टू द रिपब्लिक, यानी प्रेसिडेंट। और जैसे ही आप प्रेसिडेंट के पास भेजोगे तो प्रेसिडेंट जो है वो देखेगा उस लॉ को, बिल को देखेगा, और वो देखेगा कि शायद इस बिल में कुछ माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो विद होल्ड कर देगा उस बिल को। और ऐसा लिखा हुआ है 74 क्लॉज 2 के प्रोविजो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग 74 क्लॉज 1 का प्रोविजो पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड द बिल, प्रेसिडेंट बिल अपने पास रख सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है कि वापस इसको देखो। तो आप जब प्रेसिडेंट भेज रहे हैं तब उस हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर जो हो सकता है खास आइडियोलॉजी रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हो, तब उसको लगेगा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से कोई लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, मुझे शायद माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वी द पीपल डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक वर्ड को एक साथ कॉन्जेंट रीडिंग कर रहे हो, और उसका एम्प्लीफिकेशन दिखता है 74 क्लॉज 1 के प्रोविजन। कंपोजिट कॉन्जेंट रीडिंग, एक वर्ड इधर से, एक वर्ड इधर से, एक वर्ड इधर से, और डेमोक्रेसी से आने वाले चैलेंजेस को आपने बैलेंस कर। एक और एग्जांपल लिया जाए, अगेन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू वी द पीपल ऑफ इंडिया एक वर्ड है, इसके साथ अगेन डेमोक्रेटिक में एक वर्ड लेता हूं, प्लस सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जो एक वर्ड है यहाँ पे वो, प्लस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इसको भी ले लेता हूं, प्लस इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको भी ले लेता हूं। इन सबको, ये कंपोजिट इधर उधर थे, इन सबको मैंने एक जगह कंपोजिट फॉर्म में मैं रीड करता हूं, तो क्या इंप्लीकेशन निकल के आएगा? अब मैं क्या कर रहा हूं? वी द पीपल प्लस डेमोक्रेटिक प्लस सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन प्लस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन प्लस इक्वलिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी, इन सबको कंबाइनली, कंजॉइंटली, कंपोजिट वे में रीड आउट करूंगा, तो क्या होगा? देखिए, वी द पीपल प्लस डेमोक्रेटिक, अगर मैं सिर्फ इन 2 वर्ड को लेता हूं तो अगेन वो प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि शायद एक ऐसा मेजोरिटी रूल की तरफ जा सकते हैं हम लोग जो चैलेंज पेश कर सकता है इस देश के सामने कि सिर्फ मेजर इलेक्टेड डेमोक्रेसी में एक पर्सन, खास आइडियोलॉजी और रिलीजन या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन आपका हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी, हो सकता है। दिस इज द चैलेंज विद द प्रॉब्लम। अगर मेजोरिटी वाला सिस्टम चल रहा है आपके यहाँ, तो माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती। तो अब आपने क्या किया? वी द पीपल, यानी इस देश के सारे लोगों ने मिलके एक खास, मान लीजिए डेमोक्रेटिक तरीके से एक खास आइडियोलॉजी वाले पर्सन को इलेक्ट कर दिया, तो अब ये खतरा है यहाँ पे। लेकिन इस खतरे को रिड्यूस करने के लिए प्रेमबल में से कुछ वर्ड है, उनकी कंबाइंड कंजॉइंट रीडिंग करवा दी जाए। क्या है? सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी वी द पीपल जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक पर्सन अगर चुना गया है,
तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी गई, व्हेन यू ऐड दिस वर्ड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, वो इस देश के सारे सिटीजन्स को ध्यान रखिए, अब माइनॉरिटीज को आप छोड़ नहीं सकते, सारे सिटीजन्स को सिक्योर करवाएगा। क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इसमें लिखा हुआ है। उसका मतलब यह है कि आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी सारे देश के सारे लोगों को, आर्टिकल 19 की फॉर्म में आपको लिबर्टी देनी पड़ेगी इस देश के सारे लोगों को, आपने आर्टिकल 21 की फॉर्म में दिए, और आपको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा जो कि आपने आर्टिकल 16 की फॉर्म में दे रखी। सो जब आपने कंबाइंड कॉन्जॉइंट कंबाइंड रीडिंग की, तो वी द पीपल और डेमोक्रेटिक के कारण जो चैलेंज पैदा होने वाला था, इन दोनों वर्ड के कारण जो चैलेंज पैदा होने वाला था, उस चैलेंज को आपने खत्म कर दिया बाय एश्योरिंग कि हाँ, इस देश भले एक डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी मेजोरिटी वाला पर्सन भी अगर जीत के आता है, तो भी ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस देश के सारे सिटीजन्स को फ्रीडम दे थॉट का, सबको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइंड कंजॉइंट रीडिंग। कुछ नहीं कर पाएगा कितना ही मेजोरिटेरियन पर्सन आ जाए, भले डेमोक्रेटिक तरीके से आए, कंबाइंड कंजॉइंट रीडिंग आपको बचाती है, और ये रिफ्लेक्ट होती है आर्टिकल 14, 16 और 19, 14, 16, 19 एंड 21 की फॉर्म। एक लास्ट एग्जांपल मैं और डिस्कस करूंगा। एक आप वर्ड देखिए, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड है, ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट है। सो एक्चुअल में क्या है, फ्रेटर्निटी एश्योर होती है आपको, अगर आप फ्रेटर्निटी एश्योर करोगे तो इस देश में लोगों की डिग्निटी जो है, इंडिविजुअल पर्सन की जो डिग्निटी, वो भी एश्योर होगी, और उससे आपकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बढ़ेगी। अब ये देखिए, आप जब कंपोजिट कंजॉइंट रीडिंग करते हो तो वो मीनिंगफुल ऑर्डर में होना भी उतना ही जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज का ध्यान रखा। उन्होंने क्या लिखा है कि एश्योरिंग फ्रेटर्निटी से डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एश्योर होगी, और उससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो एश्योर होगी। वो चाहते तो उल्टा भी लिख सकते थे, जो नीचे मैंने आपको क्रॉस करके लिखा वो भी पॉसिबल था, हालांकि वो गलत है, वो पॉसिबल है। जैसे एश्योरिंग फ्रेटर्निटी विल लीड टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एंड दैट विल लीड टू द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप ऐसे लिखते तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता। अगर आप, जो मैंने सबसे लास्ट स्टेटमेंट लिखा, अगर आप ऐसे लिखते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कंबाइंड कंजॉइंट रीडिंग ऐसे करते कि हाँ सर, फ्रेटर्निटी एश्योर अगर आप करेंगे, इस देश में सारे लोगों को बंधुत्व की भावना पैदा करेंगे, तो इस देश की जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है इस स्टेट की, इस नेशन की, वो बढ़ेगी, और इससे है ना इंडिविजुअल्स की डिग्निटी बढ़ेगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आप गलत पढ़ रहे हो, अगर आप इस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस देश के इंडिविजुअल की डिग्निटी को सबसे लास्ट में रख रहे हो, या इसको ऐसा कहें कि आपके लिए स्टेट जो है वो पहले इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की डिग्निटी बाद में। ये देखिए, हीगल नाम के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उन्होंने मेटाफिजिकल लेवल पे स्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इतनी इंपॉर्टेंस दी है उन्होंने बोला कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब तब होता क्या है, तब बेसिकली जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी जो डिग्निटी, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत कमतर हो जाती है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। आप एक देश की एकता बनाए रखना चाहते हो तो पहले एक पर्सन की डिग्निटी को पहले एश्योर करो, तभी आपके यहाँ यूनिटी और इंटीग्रिटी होगी। देश के लोगों की डिग्निटी ठीक होगी तो देश जुड़ा रहेगा। आप सोच रहे हो कि देश जुड़ा हुआ है, इससे देश के लोगों की डिग्निटी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए इस बार कॉन्जॉइंट रीडिंग करते समय मीनिंगफुल ऑर्डर का भी बतौर पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए अगर आप लोग देखें, जो मैंने ग्रीन टिक करके रखा है, वो जो पैटर्न आपको प्रीएम्बल में दिखता है जिसमें लिखा हुआ है एश्योरिंग फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योर होगी तो इस देश के लोगों की डिग्निटी, जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी एश्योर होगी, और उससे इस कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी मजबूत होगी। देश लोगों से बनता है, ये ध्यान रखिए। लोगों की डिग्निटी मजबूत होगी तो देश बनेगा। राष्ट्र की मूल इकाई, द बेसिक यूनिट ऑफ द नेशन इज अ इंडिविजुअल विच शैल बी गिवन इंपॉर्टेंस। इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दोगे तो अपने आप राष्ट्र बनेगा, नेशन बनेगा। ठीक है। सो आप ये देखिए, ये मीनिंगफुल ऑर्डर, कंबाइंड कंजॉइंट रीडिंग में भी मीनिंगफुल ऑर्डर का भी उतना ही ख्याल रखा गया। ठीक है। सो बेसिकली ये सारे टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स है, और अगर आप इन सारे टूल्स को यूज करते हो, देयर मे बी मैनी मोर टूल्स, मतलब ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफली कुछ 2-3 टूल्स बताए।
आप ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं, अगर आप हम उनकी मदद लेके प्रॉपरली अगर हम लोग इन चीजों को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, तब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। सर मेरे दो क्वेश्चन है। कैन यू? यस प्लीज। या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो बोला कि आर्टिकल 25 है जो एंटी कन्वर्शन का जो भी पकड़ता है, स्टेट अगर बनाता है तो कोई भी आता है तो अपन डिफेंड कर सकते हैं आर्टिकल 25 में। इज दैट इट विल सुपरसीड द एंटी कन्वर्शन बिल मेड बाय द स्टेट? नो 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 नो, देखिए आप क्या होता है कि एंटी कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप एक पर्सन को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, या, आप फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो, तो देखिए हर पर्सन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी अलाउ करता है कि एक कोई पर्सन एक धर्म से दूसरे धर्म में भी जा सकता है, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस से, आर्टिकल 25। सो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस बोलता है अगर आपकी आत्मा अलाउ करती है तो आप किसी दूसरे रिलीजन में भी जा सकते हैं, बट आर्टिकल 25 में कुछ लिमिटेशंस भी है कि आप जब दूसरे रिलीजन में जा रहे हो तो उसके कुछ तरीके भी है कि आप पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को डिस्टर्ब किए बिना जाओगे। सो अगर आप किसी पर्सन को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में स्टेट एंटी कन्वर्जन लॉ बना सकता है, ये आर्टिकल 25 ये भी अलाउ करता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन फोर्सफुली किसी भी पर्सन को कन्वर्ट करना गलत होगा। तो आप जितने भी एंटी कन्वर्जन लॉज है, बेसिकली आर्टिकल 25 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, आप उनसे इंस्पायर होकर ये एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए लॉज को बना रहे हो तो उन एंटी कन्वर्जन लॉज की वैलिडिटी ठीक है, अदरवाइज वो ठीक नहीं, ठीक सर है। और एक क्वेश्चन है मेरा, जो आपने बताया प्रीमेबल में सिक्योरलिज्म जो वर्ड डाला है, डू यू थिंक ये वर्ड जो है बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में है या 74 75 में सिक्युलर डाला हुआ है? सेकुलर वर्ड तो बाद में ऐड किया गया, सेकुलर एंड तो सोशलिज्म जो उसकी आत्मा नहीं मर गई फिर? इसका मतलब है बिकॉज इट इज से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका जो आत्मा है उसी को लेके आना है, तो ये सिक्युलर वर्ड जो डाल दिया है तो इसकी आत्मा मार दी है ना कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, हम लोग इस पे डिस्कस कर अलग से डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली जो स्पिरिट है सेकुलरिज्म की, वो आपका इस वर्ड, सिर्फ इस वर्ड के डालने से सेकुलरिज्म रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। आप बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो अपने आप में ये बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेकुलर था। आपने वर्ड डाल के जस्ट उसको एक वो एक मोड़ दिया कि हाँ भाई ये चीज हमारे यहाँ है, बाकी अदरवाइज इट वाज ऑलरेडी सेकुलर। इसके सर साथ ये कोई सिक्युलर यानी छेड़खानी। देखो कोई भी दुनिया में विदाउट रिलीजन का एक भी कंट्री मुझे बता दो। आपने नहीं, सिक्युलर डाल के इंडिया को तोड़ने की बात की है, सिक्युलर डाल वर्ड करके। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर मोर अच्छे हो, लेकिन ये जो सेक्युलर वर्ड डाल के ये अपना भारत तोड़ने के लिए बनाया गया है और कुछ नहीं है। मुझे वर्ल्ड में एक तो भी कंट्री बता दो जो रिलीजन पे नहीं चलती है। इस पे इंडिया हम को लोग नहीं करेंगे चलना है। डिस्कशन। हाँ, इस पे आप एक पूरा एक लंबा अलग से इसको है ना, हम एक थॉरो डिस्कशन से ही समझ पाएंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से इसको भी क्वेश्चन को लेंगे राजेश सर, है ना। अभी उतना टाइम और अब वो नहीं है कि हम लोग, क्योंकि इट नीड्स टू मच टाइम, है ना। हम लोग करेंगे इस पे, बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं राजेश सर। थैंक यू। सर वन पार्टिसिपेंट है तो कोई बुक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे या बिल्कुल। एनी वेबसाइट पोर्टल? यस। यस, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप ग्रैनुअल ऑस्टिन ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बुक्स लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन पे। आपका एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को समझने के लिए उनकी फर्स्ट बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपका 1950 से लेके 1985 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में उन्होंने सेकंड बुक लिखी। दैट इज अगेन रिटन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। बुक का नाम है द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज टू बुक्स प्लस फली एस नरीमन सर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो स्वर्गीय लेट फली एस नरीमन सर है, उनकी एक बुक है जो रिसेंटली उन्होंने पब्लिश की है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो तीन बुक्स है जो हर कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स को जरूर रेफर करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है। और आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को थोड़ा समझना चाहते हैं तो आप लोग एक राज्यसभा टीवी और हमारे यूट्यूब पे भी श्याम बेनेगल जी ने संविधान करके एक सीरीज बना रखी है बहुत अच्छे तरीके से, 10 एपिसोड की। सो आप लोग उसको भी जरूर रेफर। Yes. So, thank you so much for the insightful session. My particular doubt was regarding when you say that we have to read the Indian Constitution from the grammatical and vocabularies perspective. So, many of us like are working professional, and I am currently a student.
So me revisiting to all those grammatical foundations would be a little time consuming thing. No, So no, is there anything separate thing like one should do for the constitutional grammar? Like the no. only grammar which is included in the constitution? Like, is there anything to practice it or develop it? यस, ये बेसिकली है ना कृष्णा, आपने जो बोला ना लास्ट में कि वी हैव टू डेवलप दैट हैबिट, है ना. सो वॉट एवर द एग्जाम्पल विच आई हैव शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू, ये ऐसा नहीं कि कहीं मेरे को डायरेक्टली लिखा हुआ मिला कि हाँ भाई ये ग्रामर का वर्ड यूज हो रहा है, ये हो रहा है. व्हेन यू जस्ट गो थ्रू विद द वेरियस जजमेंट, आप जब जजमेंट्स की तरफ जाते हो ना, सो आपको इन जजमेंट, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 245 में फोर, मेक, मेड, इन सब के बारे में बात की, तो हमारी जो जुडिशरी जो है वो जब इन इश्यूज पे बात करती है, इन आर्टिकल्स पे वेरियस केसेस में बात करती है, तो उन्होंने वहां पे लोकेट किया है, उन्होंने बताया कि यहाँ फॉर का मीनिंग ये है, यहाँ ओनली का मीनिंग ये है, यहाँ पे ये है. सो ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस. ये हम सबको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई सर ने पता नहीं एकदम ये बोल दिया, अब हम आज से सब लोग लग गए कि नहीं इसका मीनिंग ढूंढो, इसका मीनिंग ढूंढो. नो, when you just go through with the different books, text books, and you just go through with the judicial pronouncement, so आप उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए. मेरा जो मकसद यही है, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग के सेशन में ग्रामर्स की तरफ या फिर कॉन्टेक्स्ट की तरफ, इनकी तरफ ध्यान दिलाने का जो रीजन है वो यही है कि जब भी आप इन प्रोविजंस को पढ़ें, जब भी आप जजमेंट पढ़ें, तो फोकस कीजिए कि वहां पे ग्रामर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया. सो आप पिक करना शुरू कर दोगे. इट्स अ प्रोसेस, है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर ने आज बता दिया बस ये आप ढूंढना शुरू कर दे. इट्स अ प्रोसेस. तो ये आप जैसे जैसे रीडिंग्स करोगे, धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आने लगेगा, अच्छा नहीं यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग ये है, यहाँ पे ये है ना. तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है, ठीक है. बट मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता था इन सारी चीजों पे कि दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओनली मोटिव, ठीक है. यस. Sir, one last question. My English is not good, so can I use these tools in Hindi or Marathi and then translate my interpretation in English? मैं तो आप लोगों से हिंदी में ही तो बात कर रहा हूँ, जी है ना. सर. मैं भी तो आप लोगों से, जिन जिन स्टूडेंट ने पूछा है, आप उनको बोलिए कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आप उल्टा जो हिंदी या मराठी या जो वर्नाकुलर मीडियम से जो बच्चा आ रहा है, वो तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है. सो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं. आप तो स्टार्ट ही इसी से कीजिए. हम सब लोग भी वर्नाकुलर मीडियम से ही आने वाले स्टूडेंट हैं. हम लोगों ने भी इस पे फोकस करना शुरू किया. उल्टा जो वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं उनकी ग्रामर और ज्यादा अच्छी होती है ना. सो आप बिल्कुल घबराइए मत. आप तो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, आप तो पढ़ना शुरू कीजिए. धीरे धीरे ये सारी स्किल्स आना शुरू हो जाएगी आपके पास. बिल्कुल घबराइए मत, है ना. यू कैन डू बेटर. अभिजीत चौहान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. सर, मैं आपका पहले लेक्चर आपने डेफिनेशन बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, द सोशल लिविल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट. आज Yes. मुझे रियलाइज हुआ, और आज का जो लेक्चर था सर, मैं खास आपके लिए लेक्चर सुनने के लिए मैंने स्पेसिफिक टाइम निकाला सर, और बहुत अच्छा लगा. अच्छा लेक्चर सुनकर मुझे ये लगा कि द लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस. एंड थैंक यू सो मच सर. Thank you Abhijit for recommending me as well. Thank you. चलिए. थैंक यू सो मच अभिजीत सर. सर थैंक यू सो मच, इतने सरल तरीके से हमें ये सारे टूल सिखाने के लिए, जो लॉन्ग वे जाएंगे सबके करियर में. जो पार्टिसिपेंट्स है आज और जो यूट्यूब पे भी बाद में व्यू करेंगे, सबको अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिश करने में ये सारे टूल्स बहुत मदद करेंगे. थैंक यू सो मच सर. Thank you Malvika ma'am for giving me an opportunity.